नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थी, उसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 13 नवंबर 2021 को आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 के समान अध्ययन हल प्रश्न को पत्र को बड़े अच्छे ढंग से देखा था। आज हम उसके आगे के प्रश्नों को बड़े अच्छे ढंग से देखेंगे। हमारे सामने पहला प्रश्न है कि किसी नए क्षेत्र में नई जाति का प्रभावी अवस्थापन होना कहलाता है। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि किसी नए क्षेत्र में नई प्रजाति का प्रभावी अवस्थापन होना क्या कहलाता है। क्या वह क्रमक कहलाता है या शेयर कहलाता है, शिखर कहलाता है या जैविक आक्रमण कहलाता है या फिर अस्थापन ही कहलाता है, जिसे एकेसिस कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? किसी नए क्षेत्र में नए प्रजाति का प्रभावी अवस्थापन एकेसिस या अस्थापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकेसिस या अस्थापन कहा जाता है। किसी नए क्षेत्र में नई प्रजाति का प्रभावी अवस्थापन होना अस्थापन कहलाता है। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे क्रमक कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? क्रमक। तो देखिए, इसका पुनः हम लोग प्रश्न सुनेंगे। कह रहा है कि किसी नए क्षेत्र में नए प्रजाति का प्रभावी अवस्थापन क्या कहलाता है? ठीक है, अवस्थापन कहलाता है क्या? अस्थापन एकेसिस कहलाता है। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए, अगर अस्थापन की जगह एकेसिस भी अगर विकल्प में पुनः देता है तो एकेसिस इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब हम लोग अपने प्रश्न पर आते हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नेगेटिव टर्म आ गया, इसको गोला कर लीजिए। ठीक है, कह रहे हैं कि राष्ट्रीय उद्यान दे रहे हैं। ठीक है, और राज्य में अवस्थिति पूछ रहे हैं। देखिए, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है हमारा। ठीक है, कुछ ऐसे प्रश्न एकदम पूछे जा रहे हैं, जैसे जैसे किसी एक राइटर की बुक, उसका फारसी अनुवाद किसने किया। ठीक है, इस टाइप से एक प्रश्न हमारे सामने आ ही जा रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक हम लोग का ऐसा हो कि जितने प्रमुख बुक हैं और उसके जो लेखक हैं, ठीक है, आधुनिक काल में, उनको तैयार किया जाए तो एक प्रश्न हमारे इससे सही हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, कह रहा है कि निम्न में कौन सा युग सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रीय उद्यान और उसकी राज्य में अवस्थिति। ठीक है, तो देखिए, बांदीपुर कहाँ पे है? कर्नाटक में बता रहे हैं। ठीक है, पाखल बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, शिकारी देवी हिमाचल प्रदेश में बता रहे हैं। दाची गांव, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। ठीक, देखिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? ये जो पाखल पाखल राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ स्थित है? पाखल राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में स्थित है। कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, पाखल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पाखल राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में स्थित है। अतः हमारा उत्तर क्या होगा? बी विकल्प सही होगा। पुनः सुनिए, हमसे ये पूछा गया कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ठीक है, ये हमें पता है। तो पाखल बताया गया इसमें मध्य प्रदेश में, बल्कि जो पाखल राष्ट्रीय उद्यान है वो तेलंगाना में होगा। कहाँ होगा? तेलंगाना में होगा। शिकारी देवी राष्ट्रीय उद्यान अगर हमसे पूछा जाए तो उसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। कहाँ होगा? हिमाचल प्रदेश होगा। दाची गांव पूछा जाए, दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वह जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। आइए हम लोग व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में हमसे क्या बताया जा रहा है? हमसे कह रहा है कि पाखल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं अपितु तेलंगाना राज्य के वारंगल जिले में स्थित है। किस जिले में? वारंगल जिले में, तेलंगाना में एक तरीके। ठीक है, एक तो यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक है, उसके बाद यह वारंगल जिले में स्थित है। ठीक है, हमसे पूछे दाची, मतलब अब देखिए, अब प्रश्न बन सकता है, यही प्रश्न अगर घुमा दे एग्जामिनर, हमसे पूछ ले कि दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर होगा। हमसे शिकारी देवी यदि पूछे तो हम बता देंगे कि हिमाचल प्रदेश होगा। ठीक है, हमसे अगर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो हम बता देंगे कि यह दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, अब देखिए फिर आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। शिकारी देवी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में तथा दाची ग्राम या दाची ग्राम जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और फिर आगे एक बात हम ये बता रहे हैं कि जो ये पाखल और शिकारी देवी राष्ट्रीय पार्क ना होकर क्या है? ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान ना होकर वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों, इसमें जो है वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के प्रश्नों को मिलाकर पूछा गया। ठीक है, हमें तो सही उत्तर खोजना है। तो हम ये जान गए कि पाखल जो राष्ट्रीय उद्यान है वह जो है मध्य प्रदेश में ना स्थित होकर वह तेलंगाना में है। और हमसे यदि पूछ ले कि किस जिले में है तो वारंगल जिले में है। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं।
हमसे ये पूछा जा रहा है कि वर्तमान में अधिकांश विद्युत का उत्पादन निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके उपयोग पर आधारित है। ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों, हमसे यह पूछा जा रहा है कि वर्तमान में जो हम लोग बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, वो मुख्य रूप से किसके उपयोग पर आधारित है। क्या वह कूड़ा कचरा जलाने या फिर जीवाश्म ईंधन जलाने, सौर ऊर्जा जलाने, ठीक है, पवन ऊर्जा पर। ठीक है, अब देखिए हमसे ये पूछा जा रहा है कि वर्तमान में अधिकांश विद्युत का उत्पादन निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके उपयोग पर आधारित है। ठीक है, क्या वो कूड़ा कचरा जलाने से उत्पादित हो रहा है या जीवाश्म जलाने पर, ठीक है, सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा। ठीक है, तो अधिकांश जो विद्युत का उत्पादन है आज के समय जीवाश्म ईंधन जलाने से हो रहा है। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से वर्तमान में अधिकांश विद्युत का उत्पादन जीवाश्म ईंधन पर आधारित है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत 31 मई 2022 तक भारत में संस्थापित विद्युत क्षमता, ठीक है, 4,02,817 मेगावाट थी। ठीक, इसमें जीवाश्म ईंधन कोयला, लिग्नाइट सहित गैस, डीजल इत्यादि पर आधारित कुल विद्युत का हिस्सा सर्वाधिक अर्थात 2,36,088 मेगावाट अर्थात 58.60% रहा। ठीक है, पुनः सुनेंगे प्रश्न। हमसे यह पूछा गया कि वर्तमान में अधिकांश विद्युत का उत्पादन निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके उपयोग पर आधारित है। तो प्रिय विद्यार्थी, उसका सही उत्तर होगा जीवाश्म ईंधन जलाने पर आधारित है। ठीक है, पुनः सुनिए प्रश्न। यदि हमसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में अधिकांश विद्युत का उत्पादन निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके उपयोग पर आधारित है, तो हमें यह उत्तर बताना होगा कि यह जीवाश्म ईंधन जलाने पर आधारित है। ठीक है, अब हम लोग चौथा प्रश्न देखेंगे। ठीक है, चौथा प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, हमसे कहा जा रहा है कि इटाई बीमारी निम्नलिखित में से किस रसायन से संबंधित है। ठीक है, एक बीमारी का नाम दे रहे हैं हमको। ठीक है, बता रहे हैं कि इटाई बीमारी, ठीक है, कह रहे हैं इटाई बीमारी निम्नलिखित में से किस रसायन से संबंधित है। क्या वह मरकरी से संबंधित है, या वो कैडमियम से संबंधित है, वह जिंक से संबंधित है, या सेलेनियम से संबंधित है। प्रिय विद्यार्थियों, इटाई बीमारी कैडमियम से संबंधित है। प्रिय विद्यार्थियों, पुनः सुनेंगे कि इटाई बीमारी कैडमियम से संबंधित है। ठीक है, इटाई बीमारी कैडमियम से संबंधित है। मेरे साथ बोलिए, इटाई बीमारी कैडमियम से संबंधित है। ठीक है, इटाई रोग कैडमियम नामक रसायन से संबंधित है। इटाई रोग कैडमियम नामक रसायन से संबंधित है। सर्वप्रथम यह रोग जापान के टोयाम प्रांत में देखा गया। प्रिय विद्यार्थियों, इटाई रोग कैडमियम नामक रसायन से संबंधित है। इस रोग को सर्वप्रथम जापान के टोयाम प्रांत में देखा गया। मुख्यतः कार्य के द्वारा नदियों में कैडमियम के विमोचन से यह रोग फैलता है। ठीक है, मिनीमाता रोग मरकरी के प्रदूषण से संदूषण से होता है। यदि हमसे पूछ ले कि मिनीमाता रोग निम्न में से कौन सा रोग, ठीक है, कौन सा रोग मरकरी या पारे के संदूषण से होता है, तो मिनीमाता रोग होता है। ठीक है, लेकिन हमसे पूछे इटाई रोग, ठीक है, किस रसायन से संबंधित है, तो इटाई रोग कैडमियम रसायन से संबंधित है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है, देखिए अब एक ग्रंथ इसमें भी पूछा गया। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने जब सबसे पहले पेपर सॉल्व किया था 30 दिसंबर 2021 का, तो हमसे ये पूछा गया था प्रिय विद्यार्थियों कि किस शासक के शासनकाल में राग दरबार का फारसी अनुवाद हुआ। ठीक है, हमसे वहां पे शासक पूछा था। ठीक है, तो हमारा उत्तर था फिरोज शाह तुगलक के समय में। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के समय में। और किसने किया था, तो फकीरुल्लाह नामक व्यक्ति थे, उन्होंने किया था। ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों, आज हमसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था। प्रिय विद्यार्थियों, पुनः सुनिएंगे, हमसे यह पूछा जा रहा है कि भास्कराचार्य की जो कृति लीलावती है उसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया। क्या वह बदायूनी ने किया, या अबुल फजल ने किया, या याहिना बिन अहमद सिरहंदी ने किया, या फैजी ने किया। ठीक है, पुनः सुनेंगे प्रश्न को। हमसे यह पूछा जा रहा है कि भास्कराचार्य की कृति लीलावती, ठीक है, कभी ऐसे प्रश्न बन सकता है कि भास्कराचार्य की कृति कौन सी है, तो लीलावती है। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमको इससे नहीं मतलब, हमको ये बताइए कि फारसी में अनुवाद किसने किया। ठीक है, फारसी में अनुवाद किसने किया। ठीक है, अब देखिए यह भी प्रश्न बन सकता है पुनः कि किसके शासन काल में हुआ। ठीक है, तब इसका उत्तर हो जाएगा कि अकबर के शासन काल में हुआ। लेकिन हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसका फारसी अनुवाद किसने किया, क्या बदायूं ने किया, या फिर अबुल फजल ने किया, या
याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने किया या फैजी ने किया? प्रिय विद्यार्थी उसका सही उत्तर होगा फैजी ने किया। ठीक है, पुनः सुनिए, भास्कराचार्य की कृति लीलावती का जो अनुवाद था, फारसी अनुवाद, उसको फैजी ने किया। पुनः सुनिए, लीलावती की कृति, ठीक है, भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी अनुवाद फैजी ने किया। ठीक है, लीलावती का फारसी अनुवाद फैजी ने किया। भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी में अनुवाद अकबर के शासनकाल में फैजी ने किया था। प्रिय विद्यार्थियों, कभी हमसे यह प्रश्न पूछ ले कि भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी अनुवाद किसके शासन काल में हुआ, तो इसका तब सही उत्तर होगा अकबर। लेकिन हमसे यदि यह पूछे कि भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी में, फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया, तो इसका सही उत्तर होगा फैजी ने किया। ठीक है, फिर देखिए, कह रहे लीलावती गणित विषय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, गणित विषय का है, जो संस्कृत भाषा में काव्यात्मक शैली में श्लोकबद्ध है। ठीक है, जो संस्कृत भाषा में काव्यात्मक शैली में श्लोकबद्ध है। ठीक है, अब देखिए पुनः एक पुस्तक। ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों, पैटर्न अगर आप पकड़ लेते हैं, ठीक है, अगर आपको ये प्रश्न आप सॉल्व करके गए होते ना, मतलब जो पहले में जैसे दिसंबर में हो गया आपका, ये पेपर अक्टूबर में हुआ था। ठीक है, तो आप एक पैटर्न पा गए होंगे कि देखिए 1 टेराबाइट, ठीक है, 1 MB बराबर कितनी जीबी, ठीक है, 1 TB बराबर कितना, ठीक, ये प्रश्न एकदम बन रहे थे। ठीक है, और एक जो आधुनिक काल के इतिहासकार थे, ठीक है, क्षमा चाहेंगे, आधुनिक काल के जितने फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके पुस्तक को तो पूछा ही पूछा गया है। ठीक है, पैटर्न समझिए। ठीक है, प्रश्न ज्यादा पढ़ाना नहीं, मुझे लगता है कि अगर हम लोग पैटर्न को समझते हुए चलते हैं तो ये सबसे अच्छी पढ़ाई होगी। मतलब एक बुक से प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, ये तो अब तक का पैटर्न है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके लिए सारे बुक, ठीक है, जितने आधुनिक काल के प्रमुख, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके से संबंधित जो उन्होंने बुक लिखा, ठीक है, उनको सब एक लिस्ट में मैं लाऊंगा और इस पे मैं अपलोड कर दूंगा बहुत जल्द। ठीक है, बहुत जल्द मैं इस पे काम करके और आप लोगों के लिए एक वीडियो इस पे बना दूंगा। 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन वो बहुत काम के आपके होने वाला है। ठीक है, अब देखिए हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है, अनहैप्पी इंडिया के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, JL नेहरू है, बाल गंगाधर तिलक है, भीमराव अम्बेडकर है कि लाला लाजपत राय है? प्रिय विद्यार्थी, उसका सही उत्तर होगा अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। आइए हम लोग थोड़ा जल्दी से रिवीजन करते हैं कि अब तक हम लोगों से कौन कौन से बुक का नाम पूछा गया। ठीक है, तो एक बार में हम लोगों से पूछा गया कि ब्रिटिश शासनकाल में किसने 2 खंडों में दी इकोनॉमिक हिस्ट्री इंडिया लिखा। ठीक है, तो उसका सही उत्तर था रोमेश चंद्र दत्त। ठीक, फिर हम लोगों से ये पूछा कि किसने जो है वो लिखा पावर्टी अन ब्रिटिश इन रूल इंडिया। ठीक है, पावर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा। ठीक है, फिर हमसे एक बार पूछा गया कि द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसकी है? ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल तो सुभाष चंद्र बोस का था। ठीक, स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों, इस बात को समझ जाइए कि यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है हमारे लिए कि हमसे एक बुक तो पूछेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम तैयार रहें, अभी से तैयार रहें कि जो हमसे पूछेगा उसको हम पहले से समझ के तैयार रखें। ठीक है, अब देखिए व्याख्या देखते हैं। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता थे। प्रिय विद्यार्थियों, यह राष्ट्रीय कांग्रेस में किस दल के नेता थे? गरम दल के नेता थे। इन्हें शेर पंजाब तथा पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, उपनाम से भी प्रश्न बना सकता है। तो एक बात ध्यान देंगे कि अगर हमसे पूछ ले पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध था, तो हो जाएगा लाला लाजपत राय। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, वहीं हमसे यह पूछ ले कि केसरी नामक पत्रिका किसकी थी। ठीक है, हमसे पूछ ले कि केसरी और मराठा नामक पत्रिका किसकी थी, तो इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। किसका था? बाल गंगाधर तिलक। प्रिय विद्यार्थियों, एक प्रश्न और बनता है कि केसरी किस भाषा में थी और मराठा किस भाषा में थी। ठीक है, केसरी और मराठा की भाषा से भी प्रश्न बनता है। तो केसरी आपकी किस में थी? ये मराठी में थी। देखिए उल्टा है पूरी कहानी, इसीलिए एग्जाम में पूछता है। और मराठा किस में थी? मराठा थी आपकी इंग्लिश में। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। पुनः प्रश्न को हम लोग रिवीजन करते हैं। अगर हमसे पूछ ले अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। अगर हमसे पूछ ले द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस हैं। हमसे पूछ ले कि ब्रिटिश
शासनकाल में ब्रिटिश शासनकाल में किसने इकोनॉमिक हिस्ट्री इंडिया लिखा? तो रोमेश चंद्र दत्त ने लिखा। ठीक है, अगर हमसे यह पूछ ले कि किसने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा। यदि हमसे पूछ ले पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसकी पुस्तक है? तो दादा भाई नेहरूजी की पुस्तक है। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगर हमसे पूछ ले कि पंजाबी शेरे पंजाब किसे कहा गया? तो लाला लाजपत राय को कहा गया। ठीक है, अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारे सामने बहुत अच्छा प्रश्न है। हमसे यह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, अब देखिए आपको ये सारी चीजें, ठीक है, मतलब ये कहते हैं ना हलुआ, हलुआ आपके सामने है लेकिन आपको ध्यान से खाना होगा। देखिए कह रहे हैं कि वेद पहले आया कि आरण्यक पहले आया कि ब्राह्मण ग्रंथ आया कि उपनिषद आया या फिर वेदांत आया? ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों सबसे पहले हमें पता है कि वेद आए। ठीक है, और ये किस भाषा में है? ये वैदिक संस्कृत में है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो सारी चीजें दी गई पुस्तकों के नाम, ये सब वैदिक संस्कृत में लिखी गई। ठीक है, देखिए संस्कृत को दो भागों में, ठीक है, अगर हम भाषा परिवार को बांटते हैं तो प्राचीन भाषा परिवार दो भागों में, जिसमें लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत में हमारे वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग लिखेंगे। लेकिन वही अगर हम पाणिनि की अष्टाध्यायी की बात करें, यदि हम रामायण की, वाल्मीकि की बात करें, हम अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की बात करें, तो वो सब लौकिक संस्कृत में लिखी गई। ठीक है, इससे भी प्रश्न बनता है। ठीक, अब देखिए हमसे पूछ रहा है ना, बताइए जो है पहले क्या है उसके बाद क्या है। ठीक है, तो देखिए पहले वेद है। ठीक है, अच्छा वेदों के हैं ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों के हैं क्या? ब्राह्मण ग्रंथ, मतलब उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आ गए। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है? उसके बाद है आरण्यक। ठीक है, उसके बाद है आरण्यक, जैसे वृहदारण्यक। ठीक है, आरण्यक उसके बाद है। ठीक है, उसके बाद आरण्यक है, मतलब वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, फिर है उपनिषद। ठीक है, फिर है उपनिषद। ठीक, उसके बाद क्या है? तो उसके बाद वेदांग है। ठीक है, वेदांग है, उसके बाद क्या है? वेदांग है। वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या 6 है। ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों इसका सही उत्तर होगा बी। क्या होगा सही उत्तर? बी, मतलब पहले वेद है, फिर क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है, उसके बाद क्या है? तो आरण्यक है, फिर उपनिषद है, और सबसे अंतिम में क्या है? सबसे अंतिम में अगर पूछा जाए तो वो आपका वेदांग हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग व्याख्या को देखते हैं। अब देखिए प्रश्नानुसार नीचे दिए गए विकल्पों का सही क्रम है वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग। वेदों की संख्या तो 4 है। ठीक है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। प्रिय विद्यार्थियों एक बार यूपीपीसीएस में प्रश्न बना, गुरु के समीप रहकर शिक्षा लेने को कहते हैं उपनिषद। ठीक है, एनसीईआरटी से प्रश्न बना था, तो इसको भी ध्यान रखें। उपनिषद का मतलब है गुरु के समीप शिक्षा लेना। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने पुनः एक बुक। ठीक है, अब देखते जाइए। ठीक है, देखते जाइए कि आगे कितने बुक मिलने वाले हैं, मतलब एक बुक तो पूछ ही जा रही है। ठीक है, हमसे एक बुक पूछ ले रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, और मैं बहुत जल्द आपके लिए ये वीडियो लेक्चर लाने वाला हूँ। देखिए हमसे पूछा जाए जियोग्राफिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? ठीक है, मतलब तीसरा बुक का पुस्तक आ गया। एक तो हमसे फारसी अनुवाद पूछा था अभी। ठीक है, कि लीलावती, भास्कराचार्य कृत लीलावती का फारसी अनुवाद किसने किया? ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि उसका फारसी अनुवाद किसने किया? फैजी ने किया। ठीक है, हमसे अभी पूछा गया कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसकी है, मतलब एक पेपर में आपको तीसरा प्रश्न मिल रहा है पुस्तक से। ठीक है, अब देखिए टालमी ने क्या, फिर अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने लिखा, या वाल्टेयर ने लिखा, या फिर अबू रेहान बरूनी ने लिखा? प्रिय विद्यार्थियों जियोग्राफिया नामक पुस्तक टॉलमी ने लिखा। किसने लिखा? जियोग्राफिया नामक पुस्तक टॉलमी ने लिखा। पुनः सुनेंगे, जियोग्राफिया नामक पुस्तक टॉलमी ने लिखा। ठीक है, किसने लिखा? टॉलमी ने लिखा। अब देखिए हम लोग व्याख्या देखते हैं। हमसे कहा जा रहा है कि जियोग्राफिया नामक पुस्तक टॉलमी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? टॉलमी ने लिखी थी। टॉलमी के अनुसार सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, इस अवधारणा का कालांतर में कोपरनिकस द्वारा खंडन किया गया। टॉलमी ने पृथ्वी केंद्र सिद्धांत दिया था, जिसका खंडन कोपरनिकस ने सूर्य केंद्र सिद्धांत द्वारा किया। ठीक है, मतलब टॉलमी में बताया क्या, बताया कि पृथ्वी केंद्र में है। ठीक है, अब पृथ्वी का सब चक्कर लगा रहे, लेकिन जब कॉपरनिकस बताते आते हैं तो वो बताते कि नहीं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी सिल्क
पत्र षड्यंत्र से संबंधित था। प्रिय विद्यार्थियों, हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी सिल्क पत्र षड्यंत्र से संबंधित था। पुनः सुनेंगे हमसे, यदि पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी सिल्क पत्र षड्यंत्र से संबंधित था, क्या वह सूर्यसेन थे, ओबैदुल्ला सिद्दीकी थे, या वी.डी. सावरकर थे, या प्रिय विद्यार्थियों महेंद्र प्रताप थे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से जो क्रांतिकारी ओबैदुल्ला सिद्दीकी हैं, ओबैदुल्ला सिद्दीकी, पुनः सुनेंगे कि ओबैदुल्ला सिद्दीकी सिल्क पत्र षड्यंत्र से संबंधित थे। पुनः सुनेंगे, यदि हमसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी सिल्क पत्र षड्यंत्र से संबंधित था, तो इसका सही उत्तर होगा ओबैदुल्ला सिद्दीकी। क्या होगा? ओबैदुल्ला सिद्दीकी जो है सिल्क पत्र षड्यंत्र से संबंधित था। ठीक है, अब देखिए हम लोग व्याख्या देखते हैं, हमसे क्या कहा जा रहा है कि प्रश्नगत विकल्पों में से सिल्क पत्र षड्यंत्र का संबंध ओबैदुल्ला सिद्दीकी से है। सिल्क पत्र षड्यंत्र 1913 से 1920 के मध्य देवबंदी नेताओं द्वारा संचालित एक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य भारत को ऑटोमन तुर्की, इंपीरियल जर्मनी और अफगानिस्तान के सहयोग से ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हमसे पूछा जाए कि सिल्क पत्र षड्यंत्र का संबंध किससे है, तो ओबैदुल्ला सिद्दीकी से है। यदि हमसे पूछा जाए कि सिल्क पत्र षड्यंत्र का संबंध किससे है, तो ओबैदुल्ला सिद्दीकी से है। और ये सिल्क पत्र षड्यंत्र था क्या, तो प्रिय विद्यार्थियों 1913 से, ठीक है, 1913 से 20 के मध्य देवबंदी नेताओं द्वारा, ठीक है, संचालित एक आंदोलन था। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था? भारत को ऑटोमन तुर्की, इंपीरियल जर्मनी और अफगानिस्तान के सहयोग से ब्रिटिश शासन को मुक्त कराना था। अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारिया आयोग का एक सदस्य था। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सरकारिया आयोग का सदस्य था। ठीक है, सरकारिया आयोग का एक सदस्य को पूछा जा रहा है और हमारे सामने विकल्प है के हनुमंथैया, वी शंकर, या डॉक्टर एस.आर. सेन की ओ.वी. अलगेशन। इसका सही उत्तर होगा कि सरकारिया आयोग का एक सदस्य थे एस.आर. सेन। ठीक है, सरकारी आयोग के सदस्य कौन थे? एस.आर. सेन थे। हाँ, सरकारी आयोग का एक सदस्य कौन था? एस.आर. सेन थे। देखिए व्याख्या पढ़ते हैं, हमसे कह रहे हैं कि केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उसको सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति आर.एस. सारकरिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग गठित किया गया था। ठीक है, वी.आर. शिवरामन, एस.आर. सेन इसके दो अन्य सदस्य थे। ठीक है, अब देखिए अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अध्यक्षता स्वतः न्यायमूर्ति एस.आर. सरकारिया कर रहे थे। ठीक है, अच्छा दो अन्य सदस्य थे। ठीक है, अब देखिए अगर हमसे एस.आर. सेन पूछ लिया गया तो क्यों ना हमसे दूसरा सदस्य का भी नाम देके पूछ सकता है। तो देखिए शिवरामन जी थे। ठीक है, शिवरामन जी थे, हाँ, और एस.आर. सेन थे। मतलब ट्रिपल एस का कॉन्सेप्ट है, ट्रिपल एस। ठीक है, कैसे? देखिए पहले तो ये हो गया सरकारी आयोग, ठीक है, अध्यक्ष, ठीक है, सरकारिया जी हो गए। फिर देखिए एक और एस, और क्या? फिर एस.आर. सेन। ठीक है, एस.आर. सेन, देखिए इसमें भी एस। ठीक है, अगर पूछे कि और कौन सदस्य थे तो बी.आर. शिवरामन, देखिए इसमें भी एस। ठीक है, बी.आर. शिवरामन। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि सरकारी आयोग के, ठीक है, कौन दो अन्य सदस्य थे, तो देख, ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा सेन। ठीक है, एस.आर. सेन और शिवरामन। ठीक है, ये तो डबल एस हो गए और अध्यक्ष भी सरकारी ही थे तो ट्रिपल एस। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे, कह रहे हैं कि डॉक्टर एस.आर. सेन इसके दो अन्य सदस्य। आयोग ने जनवरी 1928 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है, आयोग गठित हुई जून 1983। भाई साहब 5 वर्ष ले लिए, उसके बाद जनवरी 1988 को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे पूछे एस सरकारी आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा न्यायमूर्ति आर.एस. सागरिया। ठीक है, इसका गठन कब हुआ? तो जून 1983 को हुआ। अगर पूछे दो अन्य सदस्य कौन थे, तो वही डबल एस याद कर लीजिए, क्या कि एस.आर. सेन थे और शिवरामन थे। अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि ग्रामीण स्वशासन के सबसे निचले ग्राम, ठीक है, ग्रामीण स्वशासन के सबसे निचले स्तर पर लोकतांत्रिक संगठन को कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, मतलब हमसे पूछ रहे हैं ना कि ग्रामीण जो स्वशासन होता है, ठीक है, उसके सबसे निचले अर्थात ग्राम स्तर पे, ठीक है, लोकतांत्रिक संगठन को क्या कहते हैं आप? क्या ग्राम सभा कहते हैं, या ग्राम समिति कहते हैं, ठीक है, ये या न्याय पंचायत कहते हैं, ठीक है, या ग्राम पंचायत कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों,
आपको दो विकल्प में इसमें दिक्कत हो सकता है, एक तो ग्राम सभा में दिक्कत हो सकता है और ग्राम पंचायत में। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ग्राम सभा लगाएं या ग्राम पंचायत लगाएं। ठीक है, ग्राम समिति न्याय पंचायत तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्रामीण स्वशासन के सबसे निचले स्तर पर जो लोकतांत्रिक संगठन होता है उसे कहते हैं क्या, ग्राम पंचायत। क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत। पुनः मेरे साथ दोहराएंगे कि ग्रामीण स्वशासन के सबसे निचले स्तर या ग्राम स्तर पे लोकतांत्रिक संगठन को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ग्राम पंचायत। क्या कहा जाता है, ग्राम पंचायत। ठीक है, अब देखिए व्याख्या में देखते हैं कि व्याख्या में क्या बता रहे हैं हम। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि ग्रामीण स्वशासन के सबसे निचले स्तर पर लोकतांत्रिक संगठन को ग्राम पंचायत कहा जाता है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सम्मिलित है। जबकि ठीक है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के गठन के अब प्रावधान है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देंगे, 73वें संविधान संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, मतलब ग्राम पंचायत, क्षेत्र और जिला पंचायत। ठीक है, लेकिन अगर हमसे पूछे 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के गठन का प्रावधान है। पुनः सुनेंगे, अगर हमसे पूछ ले कि ग्रामीण स्वशासन के सबसे निचले स्तर पर जो लोकतांत्रिक संगठन है उसे क्या कहते हैं, तो उसे ग्राम पंचायत कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। विद्यार्थियों हमसे पूछा जा रहा है कि नई रोशनी योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। क्या ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं से संबंधित है, या अल्पसंख्यक महिलाओं से संबंधित है, या सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं से संबंधित है, या मलिन बस्तियों की महिलाओं से संबंधित है। प्रिय विद्यार्थियों एक बात तो क्लियर हो जाता है कि नई रोशनी, ठीक है, नई रोशनी योजना महिला से संबंधित है। ठीक है, नई रोशनी योजना किससे संबंधित है, महिला से। ठीक है, रोशनी, ठीक है, ध्यान रखिए रोशनी महिला से संबंधित है। लेकिन अब मामला फंस रहा है हम लोग का कि क्या अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है, या ग्रामीण क्षेत्र से, या सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं से। तो प्रिय विद्यार्थियों नई रोशनी जो योजना है वह अल्पसंख्यक वर्ग के महिलाओं से संबंधित है। पुनः सुनेंगे, नई रोशनी योजना अल्पसंख्यक वर्ग के महिलाओं से संबंधित है। नई रोशनी योजना अल्पसंख्यक वर्ग की योजनाओं से संबंधित है। नई रोशनी योजना अल्पसंख्यक वर्ग के महिलाओं से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए व्याख्या देखते हैं हम लोग। हमसे कह रहे हैं कि नई रोशनी योजना अल्पसंख्यक महिलाओं के सशक्तिकरण, नेतृत्व, विकास के लिए 2012 से 13 में शुरू की गई थी। नई रोशनी योजना, प्रिय विद्यार्थी हमसे पूछ रहे हैं नई रोशनी योजना कब शुरू की गई। अब देखिए 2012 का, ठीक है, 2012 का करंट 21 में पूछ लिया गया। प्रिय विद्यार्थियों कुछ योजनाएं ऐसे होती हैं कि उन्हें बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप इस बात को बिल्कुल समझ लीजिएगा कि यह प्रश्न फिर से रिपीट हो सकता है। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि नई रोशनी योजना किससे संबंधित है, तो प्रिय विद्यार्थियों उसका सही उत्तर होगा अल्पसंख्यक महिलाओं के सशक्तिकरण और नेतृत्व विकास से संबंधित है। प्रिय विद्यार्थियों यह भी पूछा जा सकता है कि इस योजना की शुरुआत कब हुई, तो इसका सही उत्तर होगा 2012 से 13 के बीच में इस योजना की शुरुआत हुई। नई रोशनी योजना एनजीओ सोसाइटी, सिविल सोसाइटी और सरकारी संस्थाओं के सहयोग से देश भर में चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके बीच आत्मविश्वास का संचार करना है। ठीक है, अच्छा नई रोशनी योजना का उद्देश्य क्या है, तो प्रिय विद्यार्थियों अल्पसंख्यक वर्ग की जो महिलाएं हैं, ठीक है, जो माताएं हैं, ठीक है, उनको सशक्त बनाना है, उनके बीच आत्मविश्वास का संचार करना है। इस योजना का कार्यान्वयन अल्पसंख्यक वर्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों एक बात हमें और पता चल गई कि यह केंद्र सरकार की योजना है जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा, ठीक है, कार्यान्वित की जा रही है। अगर इसमें पूछे कि किसकी चर्चा है, तो अल्पसंख्यक महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित चर्चा की गई है। अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि दुनिया, ठीक है, भारत को दुनिया का स्वर्ण गर्त कौन कहते थे। ठीक है, भारत को दुनिया का स्वर्ण, ठीक है, या बुलियन गर्त कौन कहते थे। ठीक है, मतलब भारत को दुनिया का स्वर्ण गर्त। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, शब्दों पे ध्यान दीजिए कि यहाँ भारत को दुनिया का स्वर्ण गर्त या बुलियन गर्त, देखिए कभी परीक्षा में स्वर्ण गर्त भी बन सकता है सीधे से प्रश्न। ठीक है, कभी हमसे पूछ लेगा कि भारत को बुलियन गर्त कौन कहते थे, या भारत को बुलियन गर्त की संज्ञा किसने दी।
तो प्रिय विद्यार्थियों, क्या ग्रीक ने दी या फारसी ने दी या रोमन ने दी या चीनी ने दी? ठीक है, तो भारत को दुनिया का स्वर्ण या बुलियन गर्त की संज्ञा रोमन ने दी। ठीक है, पुनः सुनेंगे, रोमन लोगों ने क्या किया? भारत को दुनिया की स्वर्ण या बुलियन गर्त कहा। ठीक है, पुनः सुनेंगे कि रोमन लोगों ने भारत को दुनिया का स्वर्ण गर्त या बुलियन गर्त कहा। पुनः सुनेंगे, भारत को दुनिया का स्वर्ण या बुलियन गर्त किसने कहा? तो भारत को दुनिया का स्वर्ण या बुलियन गर्त, ठीक है, रोमन लोग कहते हैं। वस्तुतः रोमन इतिहासकार प्लिनी ने अपनी पुस्तक, ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री, प्रिय विद्यार्थियों परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, परीक्षा उपयोगी तथ्य है ये कि नेचुरल हिस्ट्री बुक किसकी है? ठीक है, तो नेचुरल हिस्ट्री बुक रोमन इतिहासकार प्लिनी की है, और प्लिनी या रोमन लोगों ने भारत को दुनिया का स्वर्ण गर्त कहा या बुलियन गर्त कहा। ठीक है, अब देखिए, कह रहे हैं कि रोमन इतिहासकार प्लिनी ने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में भारत को दुनिया की सबसे कीमती धातु का सिंक कहा। ठीक है, अब रोमन, देखिए, अब कभी ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि किस इतिहासकार ने अपनी पुस्तक में भारत को दुनिया की कीमती धातु का सिंक कहा? तो इसका सही उत्तर होगा कि रोमन इतिहासकार प्लिनी ने। प्लिनी ने क्या कहा? भारत को दुनिया की कीमती धातु का सिंक कहा। प्लिनी ने भारत को कीमती धातु का सिंक कहा। लेकिन हमसे यह पूछे कि भारत को दुनिया का स्वर्ण गर्त या बुलियन गर्त कौन कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कि रोमन लोगों ने भारत को दुनिया का स्वर्ण गर्त कहा। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक, ठीक है, हमें बैंक के नाम दे दिए गए, हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक पूर्व में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था। लेकिन देखिए, हमसे ये नहीं पूछ रहा कि मतलब इस बैंक को मतलब अब किस में सम्मिलित किया गया, नहीं, मतलब पहले किस नाम से जाना जाता था, अब जो है दूसरा नाम हो गया है। ठीक है, तो पहले देखिए, ध्यान दीजिए, कह रहा भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, कि भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक, या फिर हमसे कह रहे हैं कि नाबार्ड। ठीक है, तो पूर्व में, ठीक है, पूर्व में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में भारतीय स्टेट बैंक जाना जाता था। ठीक है, पूर्व में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक जाना जाता था। ठीक है, पुनः दोहराएंगे कि हमसे पूछ रहे हैं कि निम्न में से कौन सा बैंक पूर्व में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय स्टेट बैंक पूर्व में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था। ठीक है, अब देखिए, कह रहे हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 27 जनवरी 1921 को हुई। ठीक है, यह भी परीक्षा उपयोगी तथ्य, हमसे पूछ ले कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो 27 जनवरी 1921 में हुई। ठीक है, 27 जनवरी 1921 में हुई। इसे प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर बनाया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? देखिए, पुनः सुनिए, 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। फिर विद्यार्थियों, आज यह भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि इसमें कौन 3 बैंकों को मिलाया गया, ठीक है, तो प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास के बैंकों को मिलाकर बनाया गया। ठीक है, लेकिन तो देखिए, इसका नाम बदला गया कब? 1955 में, 1 जुलाई 1955 में इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। हम लोग प्रश्नों को पुनः सुनेंगे और याद करेंगे कि अगर हमसे पूछे कि निम्नलिखित में कौन बैंक पूर्व में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था, तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई। ठीक है, 27 जनवरी 1921 में हुई, लेकिन 1955 में, ठीक है, 1 जनवरी 1955 को इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। पुनः सुनेंगे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका पहले जो है अब नाम क्या है? तो भारतीय स्टेट बैंक है। इसे भारतीय स्टेट बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा, यह नाम कब बदला गया, यह भी प्रश्न बन सकता है, तो हम ध्यान देंगे, यह नाम 1955 में बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। हम लोग अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, हमसे यह पूछा जा रहा है कि वर्ष 2020 तक भारत के कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न प्रदान किए गए। ठीक है, मतलब आप ये ध्यान दीजिए, मतलब आपसे ये पूछ रहे हैं ना कि वर्ष 2020 तक, ठीक है, मतलब उनको कोई मतलब नहीं है,
ठीक है, कि 21 में किसको मिला, 22 में किसको मिला। वो कह रहा है कि 20 तक आप मुझे बता दीजिए कि कितने पूर्व राष्ट्रपति को, ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया, ठीक है, भारत रत्न दिया गया, ठीक है। अगर इस लिस्ट में हम बात करें, ठीक है, तो इस लिस्ट में सबसे पहले नाम किसका आता है, तो ठीक है, जिसके जन्मदिन पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है, जिनके वजह से हम लोग का थोड़ा सा महत्व है कि इस दिन टीचर्स डे है और बच्चे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो मतलब 5 सितंबर, मतलब राधा कृष्णन जी को ध्यान दीजिए कि राधा कृष्णन जी को भारत रत्न मिला है, ठीक है। और किसे मिला, राजेंद्र प्रसाद जी को मिला, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी को। और किसे मिला, तो जाकिर हुसैन जी को मिला, किसे मिला, जाकिर हुसैन जी को मिला, ठीक है। वीवी गिरी जी को मिला, वीवी गिरी जी को मिला, ठीक है, वीवी गिरी जी को मिला, ठीक है। अब देखिए और किसे किसे मिला, एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिला, वाह भाई साहब, ठीक है, क्या शख्सियत थे। देखिए एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम को जी को मिला, ठीक है। अब देखिए 2019 में प्रणब मुखर्जी को मिला, ठीक है, 2019 में किसको मिला, प्रणब मुखर्जी जी को मिला, ठीक है। पुनः सुनेंगे सर्वप्रथम, देखिए अब ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि पूर्व राष्ट्रपति में सबसे पहले किसे भारत रत्न मिला, तो इसका सही उत्तर होगा राधा कृष्णन, ठीक है, राधा कृष्णन जी को सबसे पहले, फिर उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है, जाकिर हुसैन जी को, उसके बाद फिर वीवी गिरी जी को, ठीक है, फिर उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम जी को, फिर प्रणब मुखर्जी को 2019 में, ठीक है, 2019 में प्रणब मुखर्जी को। तो यह संख्या कितनी हो गई, कुल संख्या। आप जैसे आप पुनः ध्यान दीजिए, प्रश्न पर पुनः ध्यान दीजिए, हमसे पूछा कि सबसे पहले किसे मिला, तो राधा कृष्णन जी, तो यह संख्या 1 हो गई, राधा कृष्णन जी मान लीजिए, ठीक है। दूसरे कौन, राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, तो 2 संख्या, ठीक है। तीसरे कौन, तो तीसरे आपके जाकिर हुसैन जी, जाकिर हुसैन जी, ठीक है, जाकिर हुसैन जी को मिला। चौथे कौन, ठीक है, तो चौथे लिस्ट पे हमारे वीवी गिरी जी, ठीक है, वीवी गिरी जी को मिला, ठीक है। 5वें पे किसको मिला, ठीक है, हम सबके चहेते एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिला, ठीक है। 6वें पे किसे मिला, तो छठवें पर डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी को मिला। तो यह कुल संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है, इसका सही उत्तर होगा 6। अब हम लोग व्याख्या को देखते हैं, ठीक है, व्याख्या को देखते हैं, हमसे व्याख्या में क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि 2020 तक भारत के 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न प्रदान किया जा चुका है, जिनमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 में, ठीक है, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को 1962 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में, बीवी गिरी जी को 1969 में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में तथा प्रणब मुखर्जी जी को 2019 में शामिल किया गया, ठीक है, मतलब 2019 में प्रणब मुखर्जी जी को मिला। तो विद्यार्थियों देखिए करंट से बहुत शानदार प्रश्न है। अब देखिए, अब देखिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए, ठीक है, सरकार ने एक अवधि निश्चित की थी, ठीक है। आजादी का अमृत महोत्सव की अवधि है क्या, 15 अगस्त 2022, ठीक है, 15 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2024 तक है क्या, 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक है, या फिर 2 अक्टूबर 2022 से 26 जनवरी 2023 तक है, ठीक है, 26 जनवरी 2022 या 15 अगस्त 2023 तक है। तो विद्यार्थी उसका सही उत्तर होगा कि 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च, 12 मार्च को उल्टा कर दीजिए तो 21 से, ठीक है, 12 मार्च 2021 से कब तक, 23 तक, 2 वर्षों तक, 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 2023 तक, ठीक है, 2023 तक का जो अवधि है वो आजादी का अमृत महोत्सव के नाम से जाना गया। पुनः सुनेंगे, 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च, अब 12 मार्च को उल्टा कर दीजिए 21, मतलब 2021 से लेकर 15 अगस्त 2023 तक, ठीक है, 2023 तक की जो अवधि थी प्रिय विद्यार्थियों, उसको आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जाने की अवधि निश्चित की गई। अब हम लोग व्याख्या को देखते हैं। हमसे कहा क्या जा रहा है, ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा, ठीक है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा आजादी की वर्षगांठ या आजादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, ठीक है। 2022 में आजादी के 75 साल पूरे होंगे, ठीक है, 2022 में क्या होगा, आजादी के 75 साल पूरे होंगे, ठीक है। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने से, ठीक है, देश के आजादी के 75 साल पूरे होने से, और ये 75 साल 2022 में पूरा होगा, ठीक है। आप सोचिए 47 से हम लोग आजाद हुए, ठीक है, 3 वर्ष इधर, 50 ये, ठीक है। अब देखिए, और फिर 22 ये जुड़ा तो 75 वर्ष हो गए, मतलब 22 में 75, लेकिन ये मनाया कब से जाएगा, 12 मार्च 2021 से लेकर 15 अगस्त 2023 तक, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कि
देश के आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के 75 हफ्ते पहले, ठीक है, मतलब 22 में पूरा हो, लेकिन उसके 75 हफ्ते पहले 12 मार्च 2021 से अमृत महोत्सव का मनाया जा रहा है। ठीक है, आजादी के अमृत महोत्सव की अवधि अगर पूछा जाए तो कितनी होगी? 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक होगी। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे सामने अगला प्रश्न करंट से पूछा गया है। हमसे पूछ रहे हैं कि भारत के वित्त मंत्री ने बजट 2021-22 में स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? ठीक है, मतलब देखिए, स्वास्थ्य का जो बजट था, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि 21-22 के पहले कितना था, उससे कितनी वृद्धि हुई, मतलब हमसे वृद्धि पूछ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि 120, ठीक है, 150, क्या 150% की वृद्धि हुई, या 150% की वृद्धि हुई, या 137% की प्रतिशत की वृद्धि हुई? प्रिय विद्यार्थी, उसका सही उत्तर होगा जो 2021 और 22 में स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए पिछली वर्ष की तुलना में अगर वृद्धि की बात करें तो 137% की वृद्धि हुई। ठीक है, भारत के वित्तीय मंत्री ने बजट 2021 से 22 में स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 137% की वृद्धि की। ठीक है, भारत बजट में वित्त वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य और खुशहाली में, ठीक है, 2,23,846 करोड़ रुपए का व्यय रखा गया, जबकि 2020-21 में यह बजट, ठीक है, 94,452 करोड़ रुपए था, जो 137% वृद्धि को दर्शाता है। वह 2023-24 के बजट के में स्वास्थ्य क्षेत्र में, ठीक है, 88,956 करोड़ रुपया गया है। ठीक है, लेकिन जो 23-24 का बजट था, ठीक है, स्वास्थ्य का, वह कितना रखा गया है? वह 88, ठीक है, 1956 करोड़ रखा गया। ठीक है, लेकिन देखिए, पुनः जाती जाती इतना बस जान लीजिए, अगर पूछे कि भारत के वित्त मंत्री ने बजट 2021-22 में स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए पिछले वर्ष की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि की, तो सीधा सीधा जानिए 137% की वृद्धि की। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमसे पूछा जा रहा है एक खिलाड़ी का नाम देकर, ठीक है, देखिए खेल से संबंधित प्रश्न आज एकदम आएगा। ठीक है, एक प्रश्न खेल से संबंधित करंट में रहेगा। ठीक है, अब देखिए हमसे कह रहे हैं कि अब ये वो पेरिस ओलंपिक से हो, या शतरंज से संबंधित हो, ठीक है, या फिर वो जो टेनिस का विदेशों में आयोजन होता है, ठीक है, वहां से प्रश्न हो। ठीक है, मतलब पीसीएस का तो एक वायरल क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो पूछ लेते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता, फ्रेंच ओपन कौन जीता, ये मतलब एकदम प्रसिद्ध क्वेश्चन है। अब देखिए, कह रहे हैं लियोन मेंडोका, ठीक है, हमसे पूछा लियोन मेंडोका किस खेल से संबंधित है? ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि लियोन मेंडोका किस खेल से संबंधित है? क्या वह टेनिस से संबंधित है, या शतरंज से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है, या फुटबॉल से संबंधित है? प्रिय विद्यार्थियों, लियोन मेंडोका, अगर आपसे पूछा जाए लियोन मेंडोका किस खेल से संबंधित है, तो शतरंज से संबंधित है। लियोन मेंडोका किससे संबंधित है? ठीक है, लियोन मेंडोका किस खेल से संबंधित है, तो शतरंज से संबंधित है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपसे पूछा जाए कि लियोन मेंडोका किस खेल से संबंधित है, तो लियोन मेंडोका शतरंज खेल से संबंधित है। लियोन मेंडोका का संबंध शतरंज खेल से है। दिसंबर 2020 में गोवा के लियोन मेंडोका इटली के वेरजानी कप में तीसरा और आखिरी नाम हासिल कर भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए। ठीक है, अब देखिए कभी आपसे ये भी पूछ सकता है लियोन मेंडोका किस देश के हैं। ठीक है, अब देखिए इनका नाम ऐसे है कि आपको लगेगा किसी विदेशी खिलाड़ी का नाम है, लेकिन प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए। कभी हमसे यह भी प्रश्न बन सकता है कि भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो लियोन मेंडोका है। ठीक है, यह उपलब्धि उन्होंने 14 वर्ष 9 माह की आयु में ही हासिल कर ली। ठीक है, हासिल की है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमसे यह पूछा जा रहा है, मतलब देख लीजिए प्रिय विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ यूपी स्पेशल से रह रहा है। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन हमसे यूपी स्पेशल से पूछ ले रहा है, तो इस बात को एकदम हम लोग ध्यान रखेंगे कि यूपी स्पेशल हम लोगों को थोड़ा बहुत देख के जाना होगा परीक्षा में। ठीक है, अगर हम बात करें तो यूपी स्पेशल जो है एक प्रश्न हमसे पूछा जाएगा, तो इसे हमें तैयार करके जाना होगा। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या कह रहे हैं, अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनवरी 2021 में स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया है? ठीक है, स्ट्रॉबेरी महोत्सव, समझ रहे हैं, स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ बनाया गया है? ठीक है, हमसे ये पूछ रहे हैं प्रश्न में, हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि
2021 में कहां पर, देखिए अभी ये भी करंट का क्वेश्चन, ठीक है, कि 2021 में कहां पर स्ट्रॉबेरी महोत्सव, मतलब हमें करंट अच्छे से करके जाना होगा, ठीक है। तुक्का पे भरोसा मत करिए प्रिय विद्यार्थियों, इस बात को समझिए, इस बात की गंभीरता को समझिए, करंट के प्रश्न को बचाया जा सकता है अगर हम अभी से लग जाएं, ठीक है। तो हमारा एग्जाम फरवरी में है, ठीक है, तो हम करंट को कवर कर सकते हैं। अभी मेरे पास जनवरी है, ठीक है, और हम लोगों के पास फरवरी के कुछ दिन है, ठीक है। तो इस बात को समझे और करंट पे अभी भी फोकस कर ले, तो हम लोग 5 से 6 प्रश्न सही करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, देखिए अगर पूछे स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ मनाया गया, ठीक है, किस जिले में, क्या झांसी में, अयोध्या में, प्रयागराज में, आगरा में, ठीक है। तो झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में जनवरी 2021 में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया, जबकि केला महोत्सव कुशीनगर में, गुड़ महोत्सव लखनऊ में तथा काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन सिद्धार्थनगर जिले में किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, काला नमक चावल सिद्धार्थनगर का बहुत फेमस है, ठीक है। अब देखिए गुड़ महोत्सव पूछे तो लखनऊ में, ठीक है। केला महोत्सव क से केला, क से कुशीनगर में, ठीक है। अब देखिए भूसावल मत लगा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, एकदम टीचिंग एप्टीट्यूड के मतलब होता है ना, बेसिक अगर ज्ञान है आपको तभी ये प्रश्न आप सही कर सकते हैं। तो विद्यार्थी हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, ठीक है, मतलब 3 स्तर दिए गए शिक्षण के, ठीक है। पहला कौन सा है, तो पहले तो स्मृति स्तर है जिससे सबसे निम्न कोटि का, फिर अवबोध है, ठीक है, जिसे थोड़े उच्च कोटि का, जैसे 9th 10th के माध्यमिक स्तर के बच्चे, ठीक है, अगर प्राथमिक स्तर के बच्चे वो स्मृति स्तर को अपना, अब विमर्शी का उच्च स्तर पे, ठीक है, उच्च शिक्षा में इसी विमर्शी स्तर का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो सबसे पहले क्या है, अवबोध है, फिर क्या है, सॉरी, पहले स्मृति है, ठीक है, फिर क्या है, फिर उसके बाद विमर्शी है, फिर उसके बाद अवबोध है, और अंतिम में क्या है, विमर्शी स्तर है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं, क्या अवबोध स्तर नहीं है, श्रवण स्तर नहीं है, विमर्शी स्तर नहीं है, स्मृति स्तर है, ठीक है। तो श्रवण स्तर कहाँ होता है, ठीक है, शिक्षण के 3 ही स्तर हैं, ठीक है, 3 स्तरों में बांटा गया, पहला क्या है, स्मृति स्तर, दूसरा अवबोध स्तर, ठीक है, तीसरा विमर्शी स्तर, ठीक है। अब देखिए प्रश्नानुसार दिए गए विकल्प में श्रवण स्तर शिक्षण का स्तर नहीं है, जबकि शेष सभी शिक्षण के स्तर हैं। शिक्षण का स्तर वह आधार है जिसके माध्यम से छात्रों का क्रमबद्ध तरीके से बौद्धिक विकास किया जाता है। शिक्षण को 3 स्तरों में विभक्त किया गया है, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और विमर्शी स्तर, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न पर जाते हैं, ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है, देखिए अब ये रिसर्च एप्टीट्यूड से है, ठीक है, हमारे जो सेकंड यूनिट है प्रिय विद्यार्थियों, सेकंड यूनिट, ठीक है, सेकंड यूनिट जो हमारे हायर के सिलेबस में है, उसका सिलेबस ये है कि टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है, शोध एवं शिक्षण अभिव्यक्ति, वहां से हमसे प्रश्न है, मतलब शोध और शिक्षण अभिव्यक्ति को हमें कवर करके जाना होगा, ठीक है। हमसे कह रहा है कि शोध की किस विधि में कारण एवं प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है, मतलब हमसे देखिए, हमसे शोध विधि में पूछना किसमें कारण एवं प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है, क्या ऐतिहासिक विधि में ये आप करते हैं, या दार्शनिक विधि में, या सर्वेक्षण विधि में, या प्रयोगात्मक विधि में। प्रिय विद्यार्थियों, शोध की प्रयोगात्मक विधि में आप कारण एवं प्रभाव का संबंध स्थापित करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, शोध की प्रयोगात्मक विधि में आप कारण और उसका क्या प्रभाव होगा, ठीक है, जैसे कहते हैं ना प्रयोग, ठीक है, आप कारण अभी जान रहे हैं उसका क्या प्रभाव होगा, तो आप जब प्रयोग करते हैं ना तब ये सारी चीज निकलती है। तो कारण एवं प्रभाव में, ठीक है, तो कारण एवं प्रभाव जो संबंध है, ठीक है, वो प्रयोगात्मक विधि में स्थापित किया जाता है। अब देखिए इसी को अनुसंधान विधि भी कहते हैं, सॉरी, ये क्या है, अनुसंधान विधि का एक जो है प्रमुख विधि है। कह रहा है कि प्रयोगात्मक विधि अनुसंधान शोध की प्रमुख विधि है। प्रयोगात्मक विधि में कारण एवं प्रभाव, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, कभी ऐसे पूछ सकता है कि कारण एवं प्रभाव विधि संबंधित है, प्रयोगात्मक विधि, ऐतिहासिक विधि, दार्शनिक विधि, सर्वेक्षण विधि, तब भी सही उत्तर क्या होगा, दार्शनिक विधि, ठीक है। कारण एवं प्रभाव का संबंध स्थापित करने के लिए 2 स्थितियों को संतुष्ट करना होता है। पहला यह सिद्ध करना होता है कि यदि कारण है तो उसका प्रभाव होगा, यह स्थिति आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है। दूसरा, यदि कारण नहीं तो प्रभाव भी नहीं होगा। इन दोनों स्थितियों में संतुष्ट करने के बाद ही हम सही कार्य कारण संबंध स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। प्रिय विद्यार्थी, अगर हमसे पूछे कि किस विधि में कार्य कारण एवं प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है, तो उसका सही उत्तर आप यह बता देंगे कि प्रयोगात्मक विधि में कार्य कारण संबंध स्थापित किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। हमसे देखिए
अब हमसे पूछ रहे हैं कि एक अच्छी परिकल्पना की निम्नलिखित में से कौन सा या से सही विशेषता है। ठीक है, हमसे ये पूछ रहे हैं कि एक अच्छी परिकल्पना की, ठीक है, एक अच्छी परिकल्पना की निम्नलिखित में से कौन सा या से सही विशेषता है या है क्या? संप्रत्यात्मक स्पष्टता, व्याख्या की परिक्षणीयता। ठीक है, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, केवल एक, केवल दो, ठीक है, केवल एक और दो, दोनों, ठीक है, ना तो एक ना ही एक, ना ही दो। ठीक है, तो देखिए अच्छी परिकल्पना का हमसे विशेषता पूछ रहे हैं, तो देखिए उसमें संप्रत्यय स्पष्टता भी होनी चाहिए। ठीक है, व्याख्या की परीक्षणीयता भी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक अच्छी परिकल्पना की दोनों विशेषता हो जाएंगी, ए और दो दोनों। कौन कौन से? संप्रत्यात्मक स्पष्टता, व्याख्या की परीक्षणीयता। ठीक है, परीक्षणीयता। ठीक है, पुनः सुनिए, एक अच्छी परिकल्पना की कौन सी विशेषता होनी चाहिए? तो संप्रत्यात्मक स्पष्टता, व्याख्या की परिच्छेदीयता। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं व्याख्या को। ठीक है, कौन कौन सी विशेषता हो सकती है, बहुत महत्वपूर्ण, इसको बहुत ध्यान से हम लोग देखेंगे। हमसे कह रहे हैं कि परिकल्पना किसी शोध विषय का प्रारंभिक विचार तो होती है जिस पर प्रस्तावित अनुसंधान आधारित होता है। एक अच्छी परिकल्पना की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। वह संप्रत्यात्मक स्पष्टता होती है। ठीक है, यही हमसे पूछे हैं, विकल्प में दिए हैं। व्याख्या की परिच्छेदीयता होती है, अभी सही है। व्याख्या की परिच्छेदीयता भी होती है। उपलब्ध प्रविधियों से संबद्धता। ठीक है, अब देखिए अभी तक हमसे ये पूछना, तो अब विकल्प बदल सकता है प्रिय विद्यार्थियों, तो हमें यह भी ध्यान रखना होगा। एक अच्छी परिकल्पना की विशेषता उपलब्ध प्रविधियों से संबद्धता भी होती है, सिद्धांत समूह से संबद्धता भी होती है। मतलब उपलब्ध प्रविधियों से भी संबद्धता होनी चाहिए। ठीक है, सिद्धांत समूह से भी संबद्धता होनी चाहिए, स्पष्टता, विशिष्टता, ये सब क्या है? ये सब परिकल्पना की निम्नलिखित विशेषताओं में से एक है। हम लोग पुनः सभी 6 विशेषताओं को देखेंगे। देखिए पहली विशेषता है संप्रत्यात्मक स्पष्टता। संप्रत्यात्मक स्पष्टता, व्याख्या की परिच्छेदीयता, उपलब्ध प्रविधियों से संबद्धता, सिद्धांत समूह से संबद्धता, स्पष्टता, विशिष्टता। इस प्रकार स्पष्ट है कि एक अच्छी परिकल्पना में संप्रत्यात्मक स्पष्टता एवं व्याख्या की परिच्छेदता पाई जाती है। प्रिय विद्यार्थी, उसका सही उत्तर होगा कि संप्रत्यात्मक स्पष्टता और व्याख्या की परिच्छेदता दोनों जो है, ठीक है, दोनों जो है एक अच्छी परिकल्पना की विशेषता होती है। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। 23 नंबर का प्रश्न देखिए। अब यह भी यूपी से प्रश्न है। ठीक है, यूपी स्पेशल से। ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों, हमसे पहले प्रश्न यूपी स्पेशल में यह पूछा, हमसे यह पूछा गया, ठीक है, इसके पहले के प्रश्न में हमसे यह पूछा गया कि किसमें स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया। ठीक है, स्ट्रॉबेरी महोत्सव। ठीक है, तो हम लोगों ने झांसी बताया, मतलब यूपी स्पेशल भी तैयार करना होगा। ठीक है, और यूपी से संबंधित करंट, ठीक है, यूपी से संबंधित करंट को आपको तैयार करना होगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। ठीक है, हमसे यह पूछा जा रहा है कि यूपी, ठीक है, यूपी के किस जिले में भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। क्या वह बस्ती में, गोरखपुर में, देवरिया में या कुशीनगर में। प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर होगा कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, अगर हमसे पूछे, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में, देखिए ये प्रश्न फिर से रिपीट कर सकता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, तो वह उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है, पहली बात। ठीक है, और उसमें भी अगर पूछे किस जिले में, तो कुशीनगर जिले में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय में किन्नर समुदाय के सदस्यों को कक्षा 1 से स्नातकोत्तर की शिक्षा एवं पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने की सुविधा प्रदत्त होगी। मतलब 1 से लेकर, अब देखिए ये भी प्रश्न बन, 1 से लेकर स्नातकोत्तर तक, ठीक है, स्नातक नहीं, एमए तक आप पढ़ेंगे भी, फिर पीएचडी भी कर सकते हैं, पीएचडी की डिग्री भी यहाँ से दी जाएगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमसे अगर पूछ ले, ठीक है, हमसे अगर पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है प्रथम ट्रांसजेंडर या किन्नर विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, तो वह कुशीनगर में। अब देखिए हमसे यह पूछा जा रहा है, देखिए हमारे सिलेबस में, ठीक है, जब हम बात करते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं सेकंड यूनिट में, तो उसमें उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका है। ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस के पार्ट है। अब देखिए हमसे प्रश्न पूछ लिया, हमसे पूछ रहा है कि देखिए अगर हमें करंट तैयार करना है ना, तो देखिए जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो रहे हैं, ठीक है, उनको तैयार किया जाए। प्रमुख व्यक्तित्व जो चल रहे हैं, ठीक है, जैसे हाल ही में किसे भारत रत्न मिला, ठीक है, खेल में कौन जीता, ठीक,
मतलब जो व्यक्तित्व हमसे संबंधित कोई पुस्तक हो, ठीक है। अगर खेल समाचार, इससे भी देखिए प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। और विज्ञान के क्षेत्र में जो नवीनतम, ठीक है, प्रयोग हो रहे हैं, वहां से भी प्रश्न बन रहे हैं, क्योंकि प्रिय विद्यार्थी इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था कि नासा का नया NE ए स्काउट मिशन का मुख्य क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था उसमें जो पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह हैं उनके आंकड़ा को इकट्ठा करता है। मतलब जो विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नए प्रयोग हो रहे हैं, वहां से भी प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। मतलब साइंस एंड टेक के करंट से भी प्रश्न है, ठीक है। यूपी स्पेशल से भी प्रश्न है, ठीक है। हाँ, खेल समाचार से भी प्रश्न है। अभी हम लोगों से पूछा ना कि ये जो है किस खेल से संबंधित है, ठीक है। हमसे पूछा गया था इसके पहले, अभी हम लोगों ने देखा था कि हमसे पूछे कि जो है लियोन मेंडोका, ठीक है, लियोन मेंडोका किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो ये शतरंज से संबंधित है। मतलब खेल से भी प्रश्न, ठीक है। यूपी स्पेशल से भी प्रश्न, ठीक है। अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। हमसे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956, ठीक। क्या यह सुमेलित नहीं है, ठीक है। यह एकदम सुमेलित है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 1960, ठीक है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद 1942, ठीक है। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद 1969। तो विद्यार्थियों, अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना 1900, ठीक है, 1945 में की गई थी, ठीक है। अगर हमसे पूछे कि अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई, तो 1945, ठीक है। तो यह विकल्प में हम लोग का क्या होगा, सुमेलित नहीं है। इस नेगेटिव को हम लोग निकाल के फेंक देंगे। अगर हमसे पूछे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना, तो 1956, ठीक है। यह प्रश्न तो नेट में भी रिपीट होता है, ठीक है। यह प्रश्न मतलब कई परीक्षाओं में, ठीक है, जहां पे हायर एजुकेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां पे ये रिपीट हो जाता है। अगर हम तो अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई, तो प्रिय विद्यार्थी उसका स्थापना 1945 में, ठीक है। और इसी समय भारत जो 1945 को ही भारत जो है IMF का हिस्सा बनता है। यह भी प्रश्न हायर में पूछ लिया था। मतलब 1945 को बहुत प्रेम है हायर एजुकेशन को, ठीक है। अब देखिए, पुनः सुनिए, हमसे कह रहे हैं कि वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद, ठीक है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद 1942, यह भी सही है। अगर हमसे पूछे भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद 1969, यह भी सही है, ठीक है। अब हम लोग व्याख्या देखते हैं, ठीक है। हमसे कह रहे हैं कि भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात UGC की स्थापना कब हुई, 1956 में हुई, ठीक है। अगर हम सोचे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना, ठीक है, तो 1945 में। हमसे पूछे कि भारत IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कब मतलब हिस्सा बना, तो अभी 1945 है, ठीक है। यह भी पूछा हुआ है हायर एजुकेशन में, ठीक है। 2021 के असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में यह प्रश्न आ चुका है, ठीक है। हमसे पूछे कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना, तो 1942 में। हमसे पूछे भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, ठीक है, भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद, तो 1969 में, ठीक। अब देखिए, अब हमसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन ईमेल सेवा नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, हमसे पूछा जा रहा है ICT से संबंधित प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ईमेल सेवा नहीं है। क्या जीमेल, आउटलुक, याहू मेल या नेट स्केप, ठीक है। तो नेट स्केप ईमेल सेवा नहीं है, ठीक है। पुनः सुनिए, हमसे पूछ ले कि ईमेल सेवा कौन सा नहीं है, तो जीमेल तो है, ठीक है, आउटलुक भी है, याहू मेल भी जीमेल सेवा है, लेकिन नेट स्केप जीमेल सेवा नहीं है। देखिए व्याख्या देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से नेट स्केप ईमेल सेवा नहीं है, शेष ईमेल सेवाएं हैं। वस्तुतः नेट स्केप कम्युनिकेशन एक अमेरिकी कंप्यूटर सेवा प्रदाता कंपनी थी जो मुख्यतः ब्रेव ब्राउजर के लिए जानी जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, नेट स्केप केवल ब्रेव ब्राउजर के लिए जानी जाती है, और आउटलुक अगर हो या जीमेल हो, ठीक है, याहू मेल हो, ये सब क्या है, ईमेल सेवाएं हैं। अब हम लोग, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ICT के पुनः प्रश्न। संगणक के संदर्भ में, मतलब कंप्यूटर के संदर्भ में, JPEG, ठीक है, इसको तो आप बहुत बार सुने होंगे, ठीक है। JPEG फाइल में होता है केवल ऑडियो नहीं, ये तो MP3 जाएगा, केवल वीडियो ये तो MP4 जाएगा, ठीक है। ऑडियो और वीडियो दोनों ना, ग्राफिक्स, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा हम लोग व्यवहारिक हो, मोबाइल चलाते हैं और, ठीक है, चीजों को कभी देखते हो मोबाइल में ध्यान से, तो देखिए फोटो के लिए क्या यूज होता है, ग्राफिक्स के लिए क्या यूज होता है, JPEG, ठीक है। ग्राफिक्स के लिए क्या यूज होता है, JPEG,
ठीक है। अब देखिए इसका फुल फॉर्म देखिए क्या कहते हैं, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। हमसे अगर फुल फॉर्म पूछ ले इसका जेपीजी, तो ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है, एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है, एक्सपर्ट ग्रुप, ये जेपीईजी का फुल फॉर्म हो गया। देखिए संगणक के संदर्भ में, ठीक है, संगणक के संदर्भ में जेपीजी फाइल ग्राफिक होता है, जेपीईजी ज्वाइंट ग्रुप फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप मुख्य रूप से ग्राफिक इमेज को कंप्रेस करने का एक मानक तरीका है। इसमें 24 बिट कलर इमेज का प्रयोग होता है। बिट कलर टू कलर कहलाता है, बिट क्या है, कलर टू कलर कहलाता है। अब हम लोग अपने 27 नंबर के प्रश्न पर पहुंचते हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने प्रतीकों को प्रयोग में लाए जाते हैं। देखिए कितना शानदार प्रश्न है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत हम लोग को आईसीटी का ज्ञान होगा, ठीक है, हम लोग को यह भी पता होगा ना बाइनरी नंबर की संख्या कितनी है ना, तब भी हम लोग सही कर लेंगे, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने प्रतीक प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर प्रश्न को कहीं गलत किए, गलत पढ़े, ठीक है, तो गलत हो सकता है। वो ये हमसे पूछ रहा है ना कितने प्रतीक प्रयोग में लाए जाते हैं, तो 0 और 1 मतलब 1 और 2, ठीक है। ये 1 हो गया, गिनती करिए 2 हो गया, ठीक है, यही पूछ रहे हैं 2 0 1 3, ठीक है। अब देखिए लोग प्रश्न को पढ़ के कंफ्यूज हो सकते हैं, 2, ठीक है। अगर हम तो पूछे बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने प्रयोग में लाए जाते हैं, मतलब आपको संख्या बतानी है, तो 2, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 प्रतीक अर्थात 0 और 1 प्रयोग में लाए जाते हैं। इन दोनों अंकों 0 और 1 को बाइनरी डिजिट या संक्षेप में बिट कहते हैं। देखिए इनको आप बिट भी कह सकते हैं, बाइनरी डिजिट या बिट। बिट कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई। अब ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है बिट, बाइट, टेराबाइट, ठीक है, मेगाबाइट, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा बिट कंप्यूटर की जो है सबसे छोटी इकाई है। और 8 बिट बराबर, यह भी प्रश्न बन चुका है, 8 बिट बराबर 1 बाइट, ठीक है, 8 बिट बराबर 1 बाइट, ठीक है। ये देखिए प्रश्न अब हमारे सामने 1 पेटाबाइट, ठीक है। ये आप देख लीजिए 6 जो प्रश्न पत्र हुए हैं, ठीक है। अभी हम लोग चौथा कर रहे हैं, 5वां कर रहे हैं आज। आप सब में देख लीजिए एक प्रश्न बना है, टेराबाइट कभी पूछा है, ठीक है, कभी कितने, एक टीबी बराबर कितना जीबी, ये प्रश्न पूछा, ठीक है। एक बार प्रश्न पूछा कि 8 बाइट मतलब 1 बिट बराबर कितने बाइट, इससे प्रश्न बना। मतलब एक प्रश्न पक्का है, तो इसको आप लोग करके जाइएगा, ठीक है। कह रहे हैं 1 पेटाबाइट निम्न में से किसके लगभग बराबर होता है, क्या 124 टीबी के बराबर होता है, 1024 जीबी के ना, जीबी के बराबर क्या हो जाएगा, 1024 जीबी के बराबर 1 टीबी होता है, ठीक है। 1 टीबी अगर पूछे तो 1024 जीबी, माने एक ठू टीबी है उसमें 1024 जीबी है, ऐसे समझिए। 1024 ईबी नहीं, ठीक है। अब देखिए 1024 यूबी नहीं, 1024 टीबी बराबर मतलब 1024 टीबी बराबर कितना होता है, 1 पेटाबाइट, ठीक है, पीबी पेटाबाइट, ठीक है, माने 1024 टीबी बराबर 1 पीबी, ठीक है। अब हम लोग अगले व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं 1 पेटाबाइट 1024 टीबी के बराबर होता है। टीबी का तात्पर्य टेराबाइट से है। 1024 गीगाबाइट को 1 टेराबाइट कहते हैं, ठीक है। मतलब 1024 अगर गीगाबाइट लिखा है, ठीक है, गीगाबाइट लिखा है, तो ये क्या होता है, 1 टेराबाइट होता है, ठीक है। टीबी होता है वही जो हम लोग कह रहे हैं 1024 जीबी बराबर 1001 टीबी। हाँ, अब देखिए 1 पेटाबाइट में, ठीक है, अब देखिए हमसे कह रहे हैं 1 पेटाबाइट में, ठीक है। अब देखिए जोड़ लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख, ठीक है, 10,48,576 गीगाबाइट होते हैं। 1 पेटाबाइट में क्या होता है, 10,48,576 गीगाबाइट होते हैं। प्रिय विद्यार्थी हमसे पूछे 1 पेटाबाइट बराबर, ठीक है, 1 पीबी बराबर क्या होता है, तो 1024, ठीक है, 1024 टीबी के बराबर, ठीक है। आप ऐसे सोचिए पंजाब बैंक है, मतलब बैंक में बहुत टीबी होगा, आप ऐसे सोच सकते हैं, तो बैंक में होगा टीबी, पीबी माने टीबी, पीबी माने टीबी, 1024 टीबी, ठीक है। अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रिय विद्यार्थियों पुनः सुनिएगा, आपको लग सकता है कि ये कौन सा ट्रिक बताया जा रहा है, लेकिन आपसे अगर आपका इससे प्रश्न सही हो जाता है, जैसे मैं कह रहा हूँ 1 पीबी माने पंजाब बैंक में कितने टीवी, अब देखो बहुत टीवी कैमरे लगे होते हैं, ठीक है, टीवी बहुत लगे होते हैं बैंकों में, ठीक। तो आप ऐसे समझिए 1 पीबी बराबर 1024 टीवी, ठीक है, ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहे हैं, ठीक है, हमारा 29 नंबर का प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहे हैं इंटरनेट में निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। मतलब एक इंजन है, ठीक है, सर्च इंजन नहीं जिसे आप सर्च नहीं करते हैं, ठीक है। विंग इसे भी करते हैं, गूगल, अरे
इसे तो आप गलत नहीं कर सकते। याहू, यह भी सर्च इंजन है, ठीक है। विंडोज, विंडोज से कहाँ सर्च करते हैं, ठीक है। विंडोज एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा निर्मित ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये कोई सर्च इंजन नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, विंडोज। मतलब कौन सर्च इंजन नहीं है, तो विंडोज, ठीक है। यह विंडोज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा निर्मित ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, हमसे यह पूछा जा रहा है कि एपिडोमियोलॉजी शब्द किससे संबंधित है। पुनः सुनिए, अब देखिए फंसा रहे हैं, जान के महाकाव्य दे रहे हैं, क्योंकि इपिक मतलब महाकाव्य होता है, इसीलिए फंसा रहे हैं हमको। लेकिन हम लोग ध्यान देंगे, हम लोग बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़ते हुए सही करके जाएंगे। देखिए कह रहे हैं एपिडेमियोलॉजी शब्द किससे संबंधित, क्या महाकाव्यों के अध्ययन से संबंधित है। एपिडर्म से संबंधित है, देखिए किस तरह फंसा रहे हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य के अध्ययन से संबंधित, बिल्कुल सही। न्यूट्रिशन के अध्ययन से नहीं, ठीक है। अब देखिए एपिडेमियोलॉजी किससे संबंधित है, एपिडेमियोलॉजी किससे संबंधित है, सार्वजनिक स्वास्थ्य अध्ययन से संबंधित है, सार्वजनिक स्वास्थ्य अध्ययन से संबंधित है। वस्तुतः यह महामारी विज्ञान से संबंधित है जो संक्रामक रोगों के प्रसार का अध्ययन करता है, ठीक है। एपिडियोमोलॉजी किसका अध्ययन करता है, प्रिय विद्यार्थियों, जो संक्रामक रोग होते हैं जैसे कोरोना आया था उसके प्रसार का अध्ययन एपिडेमियोलॉजी के, ठीक है, एपिडेमियोलॉजी करता है, ठीक है। यह चिकित्सा विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो मानव आबादी में बीमारी रोगों के वितरण का अध्ययन करती है। प्रिय विद्यार्थियों ये क्या करती है, जो मानव आबादी में बीमारी रोगों के वितरण का अध्ययन करती है, ठीक है। पुनः सुनेंगे, हमसे पूछ ले कि एपिडेमियोलॉजी शब्द किससे संबंधित है, तो यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। आप अपनी तैयारी जारी रखिए। जय गुरुदेव।